कलमन घाट था मिधानी बस डिपो 1.36 किलोमीटर तवील फ्लाईओवर को जिसका मंगल को इफ्तिताह अमल में आया, मुल्क के 11वें सदर APJ अब्दुल कलाम के नाम मौसूम किया गया है। इस फ्लाईओवर की तामीर पर 63 करोड़ रुपए के मसारिफ आयद हुए। वाज़ेह है कि APJ अब्दुल कलाम ने दिफाई साइंसदान की हैसियत से मिधानी इलाके में वाक़े DRDO में कई बरस खिदमत अंजाम दी और उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। JSMC के प्रेस नोट के मुताबिक JSMC हदूद में SRDP के तहत 29,695 करोड़ रुपए के सरमाए से कई तरक्याती काम जारी हैं। शाहमीना जोन में बहादुरपुरा फ्लाईओवर और जू पार्क तथा आरामगढ़ फ्लाईओवर का काम तेजी के साथ जारी है। मेहदीपट्टनम तथा IT कॉरिडोर जाने वाली अहम शाहरा पर शेखपेट फ्लाईओवर का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, जिसका बहुत जल्द इफ्तिताह अमल में आएगा। 2.8 किलोमीटर तवील इस फ्लाईओवर पर 333 करोड़ रुपए का खर्च आया है। वज़ीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी ने बताया कि रियासती हुकूमत तेलंगाना में बारी बारी से मुख्तलिफ फसल की काश्त को फ़रोग़ दे रही है। खुर्दुनी तेल से मुतालिक एक बिजनेस समिट से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में 30 लाख एकड़ अराज़ी पर पाम ऑयल की काश्त की जा रही है और मुल्क भर में तेल की पैदावार में तेलंगाना का हिस्सा 19.22% है। उन्होंने कहा कि मरकजी ममलकती वज़ीर ज़राअत कैलाश चौधरी ने तेल की पैदावार के मामले में हुकूमत की कोशिशों की सराहना भी की है। जितना आप टारगेट दिए उससे ज्यादा करने के लिए हम तैयार हैं। एरिया इज सुटेबल, वी आर इंटेंडिंग टू टेक आउट। Therefore, in view of tremendous potential for oil palm cultivation in the state, it is requested that the following issues be taken into consideration. That is, number one, approval of action plan to cover 30 lakh acres. Secondly, provision of an amount of rupees 7,170 crores towards central share for the above area. Revision of indicative cost and norms under micro irrigation for oil palm. Considering the actual field requirement and increase in raw material cost in the recent past, the unit cost of micro irrigation components for oil palm crop is being enhanced to 53,465 per hectare, which is resulting in additional burden on the state government. Hence, it is requested to enhance the indicative cost on installation of drip irrigation from rupees 27,304 per hectare to 50,000 to 55,000 per hectare for oil palm crop under PMKSY. सदर-ए-नशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने मुल्क में शादी की उम्र को 21 साल कर देने से मुतालिक गलतफहमियों का इजाला किया और बताया कि मज़कूरा बिल पार्लियामेंट में पेश जरूर हुआ है, लेकिन उसे ताहाल मंजूरी नहीं मिली। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी से रुजू कर दिया गया है। चुनांचे 18 साल से ज़ायद उम्र की लड़कियों की शादी की इजाज़त है। उन्होंने वज़ीर नरेंद्र मोदी से अपील की कि वो शादी की उम्र से मुतालिक बिल को वापस ले लें। बशमूल इस्लाम कई मज़ाहिब में बालिग लड़की की शादियों की गुंजाइश है। हुकूमत की तरफ से शादी की उम्र की हद मुकर्रर करने से उन्होंने कहा कि कई समाजी बुराइयों में इजाफा हो सकता है। मोदी साहब से भी मेरी अपील है कि ये इस्लामी मामले में दखल ना दिए तो मेहरबानी आपकी, क्योंकि इस्लाम में क्या है, बच्चा और बच्ची बालिग होने के बाद निकाह पढ़ाना बोल के इस्लाम में है और हमारे कुरान और हदीस में है चीज़ ये। फिर भी उसके बाद भी जो है गवर्नमेंट 18 साल बोल के जो है ना गवर्नमेंट ये करी, तो 18 साल के हिसाब से हम लोग जो है क़ानून को भी फॉलो करते हुए निकाह करने का काम 18 साल में निकाह करना बोल के काजियों को इंस्ट्रक्शन पूरे इंडिया लेवल पे 18 इयर्स बोल के है। मगर अब फिर 21 इयर्स बोल के जो चल रहा ये गलत है ये, क्योंकि इसमें और भी बच्चे बैठे रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग 10 तक इंटर तक पढ़ा के शादी कर देते, जिम्मेदारी से माँ बाप बरी होना चाहते। अब वैसे लोग परेशान हो जाते। जो 100 में 10% लोग हैं वो लोग डिग्रियां कराते और पढ़ाते, 24 साल तक शादी नहीं करते, 23 साल तक नहीं करते, वो एक अलग चीज़ है। मगर इस्लाम के हिसाब से जो है बच्ची और बच्चा बालिग होने के बाद शादी करना बोल के है, गलत रास्ते पे नहीं जाना, निकाह करना बोल के अल्लाह और अल्लाह के रसूल ये फरमाइश चीज़ है ये। मगर उसके बाद भी जो है ना ये चीज़ों को ये करते हुए फिर भी 18 साल बोले, ठीक है
बच्चे की उम्र 21 साल ऐसा चल रहा है, जैसे भी निके हो रहे ठीक है। और अब फिर एक नया निकाल के 21 साल बोल के एक शोशा छोड़ दिए हमारे मोदी साहब से अपील है मेरी, प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे इंडिया के, कि आप ये क़ानून को रुकाइए, इसको आप, मैं इसके ऊपर मजम्मत करता हूँ मैं, क्योंकि और भी जो है ना बच्चियाँ घरों में बैठ जाएंगे, 21 साल तक जो है माँ बाप पे बोझा रहेगा हो। जैसा बच्ची बड़ी हुई उसके बाद में कर देने का हुक्म है इस्लाम में, नहीं तो गलत रास्तों पे बच्चे जाएंगे तो उसका गुनाह भी मोदी साहब को होगा हो, ये जो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें। तो मेरी अपील है पूरे प्राइम मिनिस्टर से, पूरी गवर्नमेंट सेंटर से जो है, क्योंकि ये चीज़ को केसीआर साहब भी नहीं मानेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी ये बिल पास हुआ नहीं, बिल आएगा पार्लियामेंट में, बिल पास होगा और हमारे राज्यसभा में होगा, उसके बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट को आएगा या असेंबली में पास होगा, जो भी होगा बात के हिस्से हो। अभी आवाम से मेरी अपील है, आप लोग अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अभी जो पहले का कानून है उसको फॉलो करिए और निके कराइए। आप लोग ऐसा जल्दबाजी में एक का एक कर दे रहे बोल के सुना भाई, एक एक काजी 20-20, 25-25 निके पढ़ा दे रहे। अल्लाह का कानून सबसे बड़ा कानून है, वो कानून ता क़यामत तक रहने वाला है, वो कानून को कोई रोक नहीं सकते, वो कानून को कोई तरमीम नहीं कर सकते, कोई पैदा ही नहीं हुए अल्लाह के कानून को तरमीम करने वाला, और उसकी कोई किताब बनी ना बनेगी भी नहीं। हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाए अपने को, वही उस पर अपने को फॉलो करना है। पूरी आवाम से सबसे मेरी मशवरा है कि आप लोग टेंशन में मत आइए, आराम से अपने हिसाब से करिए, जल्दबाजी में काजी साहिबान से भी अपील है मेरी कि आप लोग ये ऐसा मत करिए, जल्दबाजी भी मत करिए, तलाक में जल्दी मत करिए, डाइवर्स में मत करिए, आप लोग ये काउंसलिंग करिए इसके ऊपर बोल के इससे पहले भी बोले हम। और हमारी मीटिंग 4 तारीख को काजियों की पूरे तेलंगाना स्टेट से हैदराबाद से बुलाए, 4 तारीख को 11 बजे हम लोग मीटिंग रखें इसकी, और अल्लाह चाहे तो कुछ होने वाला नहीं है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हम मेमोरेंडम देंगे कि ये काम को रोको बोल के, क्योंकि 21 साल तक माँ बाप पे बोझा रहेंगी बच्ची हो। मतलब एक माँ बाप को भी हैबत रहती, जब तक बच्ची की शादी नहीं हुई जल्द से जल्द कराने की रहती माँ बाप को, जल्दी बच्ची जो है जहाँ की माँ पहुँच गई तो अच्छा है बोल के, पर वो चीज़ छोड़ के जो है अभी लो 21 साल तक बिठा के रखो बोल तो कैसा, बिल्कुल गलत है। इसमें 10% लोग होंगे डिग्रियाँ पढ़ा के जो ना डॉक्टरी बनाने के उसके बाद करने के लिए, पर बहुत सारे लोग तो जो ना 18 ईयर्स में कर देते हैं, मतलब 18, साढ़े 18, 19 साल में कर देते, कोई कुछ ऐसा 20 साल में करते कोई। आप 21 साल का ही कानून लेके आके मुसल्लत कर देंगे तो ये गलत है, पर कानून को फॉलो करना सबका फ़र्ज़ है। मगर मेरी प्राइम मिनिस्टर से अपील है कि आप लोग, आपसे अपील है, आप ये बिल रुका दिए तो रिक्वेस्ट है आपसे, ये बिल रुकाइए आप। शेखपेट फ्लाईओवर मुकम्मल हो चुका है और आइंदा 2 या 3 दिन में इसे आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। उर्दू के शहर हैदराबाद में तामीर होने वाले इस फ्लाईओवर पर उर्दू साइन बोर्ड न होने का मामला मीडिया में गर्म हो चुका था, जिसके बाद जेएसएमसी के हुकाम ने शाम देर गए इस फ्लाईओवर पर उर्दू के साइन बोर्ड आवेदा करना शुरू कर दिए हैं। अवेसी जंक्शन पर तामीर फ्लाईओवर पर अगरचे के उर्दू साइन बोर्ड लगाई गई थी। समाजी कारकुन मोहम्मद आसिफ ने जेएसएमसी से दरख्वास्त की थी कि वो साइन बोर्ड पर उर्दू को भी शामिल करे। एक और शहरी मोहम्मद यूसुफुद्दीन का कहना था कि उर्दू रियासत की दूसरी सरकारी ज़बान है, लेकिन उर्दू के फ़रोग़ के मामले में हुकूमत सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करती रहती है। फ्लाईओवर से चूँकि हज़ारों उर्दू ज़बान वाले गुजरते हैं, उन्हें फ्लाईओवर पर रूट साइंस से मुतालिक उर्दू बोर्ड आवेदा करना ज़रूरी है। शेखपेट की मुख्तलिफ रिहायशी कॉलोनियों की तंजीमों ने भी कहा था कि अगर हुकूमत उर्दू को इस तरह नज़रअंदाज करे तो वो बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म करेंगी। शेखपेट का फ्लाईओवर जो टोली चौकी से गज्जीबौली तक बनाया गया है, कई नुमाइंदों के बाद आज आवाम के लिए तैयार किया गया है, पर अफसोस में ये बात का है कि इसमें उर्दू ज़बान को नज़रअंदाज किया है। आप जैसा देख सकते हैं साइन बोर्ड पे और इनाग्रेशन स्टोन के ऊपर उर्दू ज़बान को नज़रअंदाज किया गया है, जबकि तेलंगाना के हुकूमत की सेकेंड लैंग्वेज जो सो उर्दू है और सीएम और केटीआर दोनों सेकुलर अपने आप को बताते हैं, बट यहाँ पे आप खुला उर्दू को नज़रअंदाज किया। क्यों, किस वजह से आज जो मुल्क फ़िरक़ा परस्त ताकतों के तरफ दबा है, उसका एक मिसाल यहाँ पे हम देख सकते हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना कमिश्नर से मुतालबा करते हैं ये बोर्ड को जल्द से जल्द चेंज करें। हम इनाग्रेशन होने नहीं देंगे। यहाँ के अवाम काफ़ी गुस्से में है इस चीज़ को लेके। हर जगह पर जो सो उर्दू को ख़त्म किया जा रहा है।
बट इस ब्रिज को नाम अगर उर्दू में चेंज नहीं करेंगे आप साइन बोर्ड और स्टोन के अंदर, तो यहाँ की आवाम इनाग्रेशन नहीं करने देंगे। ऐसे कई जगहों पे चेंज करते बोल के जो सो बाद में लोगों को जो सो बताया गया, बट आगे जाके ये चीज़ों को तब्दीली नहीं हुई और यहाँ की आवाम एहतजाज करेंगी। मैं फिर से हुकूमत से मुतालबा कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द ये बोर्ड को चेंज करें और उर्दू में इस बोर्ड को कन्वर्ट करें। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों बिलखुसूस नामपल्ली और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशनों मेहदीपट्टनम फ्लाईओवर के पास सैकड़ों बेघर अफराद शब बसरी करते। सख्त सर्दी के बावजूद इन बेघर अफराद और भिखारियों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हालांकि जेएसएमसी ने शहर को भिखारियों से पाक करने के लिए 15 शेल्टर्स कायम किए थे, लेकिन वो ऐसे बेघरों को ही शेल्टर होम मुंतकिल कर रही है जिनके बारे में जेएसएमसी के व्हाट्सएप पर इत्तला दी जाती हो। समाजी कारकुन डी हरीश ने बताया कि मौसम सरमा में जेएसएमसी को खुसूसी मुहिम चलानी चाहिए। रियासती कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम कमेटी के सदरनशीन और साबिक रुकन पार्लियामेंट मधु याक्षी गौड़ ने कहा कि मरकजी हुकूमत से धान की खरीदी से इनकार के बाद रियासत के किसान अपनी पैदावार को मामूली कीमत पर फरोख्त कर देने के लिए मजबूर हो गए हैं। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए मधु याक्षी गौड़ ने कहा कि टीआरएस और बीजेपी दोनों की राइस मिलर्स से मिली भगत है और दोनों धान के मसले को लेकर एक दूसरे पर इल्जाम तराशी में मसरूफ हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर और रियासती वज़रा रबी की फसल के लिए अपने अपने खेतों में चावल की काश कर रहे हैं, लेकिन किसानों को इससे बाज रखा जा रहा है। मधु याक्षी गौड़ ने रियासत में बरखी की शरों में इजाफे की तजवीज़ पर भी शदीद तनकीद की। అందులో వరి ధాన్యం ఎట్లా పండిస్తున్నారు? టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు వాళ్ళ పొలాలలో వరి వేసుకుంటూ రైతులను మాత్రం ఈ యాసంగిలో వరి ధాన్యం వేద్దామని చేయొద్దు అని చెప్పి బలవంతం చేస్తా ఉన్నారు. దీన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యతిరేకిస్తూ ఉంది. వరి వేసుకున్న రైతులని ఎట్లా కొనరో కాంగ్రెస్ పార్టీ మిత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్ చెప్పినట్టుగా అటు పార్లమెంటు బయట కూడా పోరాటం చేస్తారు. ఇంకొక విషయం, ఈ చంద్రశేఖరరావు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే డిమాండ్ నోటి బదిలీతోటి, కరోనా తోటి, ఉద్యోగాలు లేక మధ్య తరగతి బహుజనులు అష్ట కష్టాలు పాలవుతూ ఉంటే, చిన్న చితక వ్యాపారాలు కూడా నష్టపోతూ ఉంటే, ఈ విద్యుత్ ఛార్జీల యొక్క పెంపు ప్రతిపాదనని కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తుంది. శేఖర్ గారు వాళ్ళ గురువైన బాబు గారి యొక్క ప్రభుత్వం పతనమైంది విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచడంతో. అందుకే చంద్రశేఖర్ గారు మీరు కూడా గుర్తుంచుకుంటే మంచిది. ఈ యొక్క విద్యుత్ ఛార్జీల పెంపుని వెంటనే విరమించుకోవాలి, లేకపోతే ప్రజా ఉద్యమం మొదలవుతుంది, నీ పతనం ఖాయమవుతుంది. పాత్రికేయ మిత్రులకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ डिप्टी मेयर श्रीलता शोभन रेड्डी ने अपने शौहर और ट्रेड यूनियन लीडर शोभन रेड्डी के हमरा आर्यनगर का दौरा किया, जहां एक मकान में कल रात आग लग गई थी। उन्होंने मुतासरा खानदान की इमदाद का तयक़ुन दिया और फौरी तौर पर उन्हें महफूज मुकाम पर मुंतकिल करवाते हुए उन्हें ज़रूरी अशिया फराहम की। रियासती हुकूमत ने साल 9 के मौके पर 31 जनवरी और 21 दिसंबर के दरमियान बार और क्लब्स को रात 1 बजे तक खुले रखने की इजाज़त दे दी है, जबकि वाइन शॉप निस शब तक खुले रखे जा सकेंगे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए। उन्होंने पुलिस और मौके में आबकारी के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इन औकात के अलावा बार, क्लब्स और वाइन शॉप खुले रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। दवाखाना समाने में रिश्वत सितानी का बाजार गर्म है। दवाखाने में शरीक मरीजों को एक तरफ बाहर से अद्वियात और इंजेक्शन लाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ मरीजों की आदत के लिए आने वाले रिश्तेदारों से सिक्योरिटी गार्ड 100 रुपये की रिश्वत तलब कर रहे हैं। रिश्वत न देने वालों को दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाती और उन्हें घंटों बाबत दाखिला पर इंतजार करना पड़ता है। वाज़ेह है कि दवाखाना उस्मानिया में सिक्योरिटी की खिदमत एक खानगी एजेंसी के हवाले की गई है। చెప్పిన పోనీకి మా పేరు ఉంటే శాంతాబాయి పేరు, మా మగవాడి పేరు ఉంటే చచ్చిపోతే భౌరావు, బాల్కి తాలూకా, బెదర్ తాలూకా, బాల్కి తాలూకా. అది హైస్ట్ పిచ్చింది. ఏం చెప్పినాయి మాకి, నీవు హైదరాబాద్కి పోతే నీ కోడలు బతుకుతాయి, లేకుంటే బతుకతే లేదు. అక్క నీవు అట్లా పోవరాదు, నువ్వు ఇడిచిపెట్టు, హైదరాబాద్కి హాస్పిటల్కి పో, నీకు బుక్కటి చేస్తాయి అట్లా చెప్తే మా అమ్మి
पुकट చేస్తే అట్లా చెప్పి వచ్చిన हमको अच्छा करते हैं बोल को नहीं पैसे नहीं लेते गवर्नमेंट को पैसा नहीं लेते पेंशन को पैसा नहीं लेते तू जहाँ को बहू को बचा लिया बोले तो मैं यहाँ आया तो तुम जरा अच्छा कर लिया साहब హాస్పిటల్ పోతాం కదా స్కానింగ్ కానీ ఏమన్నా ఆంజనేయులు స్కానింగ్ కి పోతే బండి తీసుకుపోతాం కదా ఫోన్ పెడితే బండి ఇచ్చేస్తారు కదా అయితే వాళ్ళు బండి ఇచ్చేసిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు 100 రూపాయలు ఇవ్వమంటారు 100 రూపాయలు ఇస్తే వాడ ఫోన్ పెట్టి రావాలే ఫోన్ పెట్టి వస్తున్నంటే మాకు ఏ విషయం ఫోన్ లో తెలుస్తుంది కదా ఎవరైనా వస్తే ఫోన్ అక్కడ పెట్టుకుంటారు బండి మాత్రం ఇచ్చేస్తారు బండి ఇచ్చేసి మళ్ళీ 100 రూపాయలు తీసుకుంటారు ఎవరు వాడ్బాయ్ తీసుకున్న తర్వాత వాడ్బాయ్ నంబర్ తెలియదు నాకు వాళ్ళు ఎప్పుడు చూసినా డబ్బు 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 మస్తు ఉన్నారు ఆ వార్డులో నుంచి మా ఆయనకు ఆపరేషన్ అయింది ఆ వార్డు నుంచి బొక్కల దవాఖానకు తీసుకెళ్లారు అక్కడ 2 వారాలు అయ్యి మేము ఉండబట్టి అక్కడ డబ్బే ఎక్కడైనా డబ్బే సార్ డబ్బు లేకనే మేము వస్తే ప్రతి ఒక్క దానికి తీసుకుంటారు సార్ ఏ దానికైనా ఇట్లా క్లీన్ చేయడానికి కూడా 30 రూపాయలు 50 రూపాయలు ఇవ్వండి అంటే మేము ఎన్ని నెల రోజులు అయింది సార్ వాళ్ళకి ప్రతి దానికి డబ్బే ప్రతి ఒక్క దానికి డబ్బులే బయటికి వెళ్ళి వస్తే టిఫిన్ తీసుకొస్తే 20 రూపాయలు ఇవ్వమంటారు సార్ ఎన్ని టిఫిన్ తీసుకొస్తే కూడా వాళ్ళు ఎంబడొచ్చిన వాళ్ళ గుడి ఇవ్వమంటారు ఏం తినాలి ఎంత ఇవ్వాలి చెప్పు వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి 5,000 అయిపోయినాయి సార్ వీడికి తర్వాత గేటు పాసు ఉంటేనో పర్లేదు గేటు పాసు లేకుండా ఉన్నదనుకో ఎట్టైనా 100 200 300 ప్రతి దానికి ఇంతే ఆయమ్మలు కూడా మనం ఇట్లా పండుకుందానికి స్థలం ఇద్దానికి కూడా అక్కడ డబ్బులే అన్నిటికీ డబ్బులే ప్రతి దానికి గేటు కాడికి పోంగన సారు 100 రూపాయలు 50 రూపాయలు 30 రూపాయలకి ఇచ్చినావు అనుకో నువ్వు ఎంతమంది అన్నా పోండి డబ్బులకి ఇవ్వకపోతే నువ్వు సాగు బతుకు అక్కడనే పేషెంట్ ఉన్నారు అర్జెంట్ పోవాలన్నా కూడా నువ్వు పోయేది సమీక్ష లేదు డబ్బు అన్న ఇచ్చిపో లేకపోతే అక్కడనే బయటనే ఉండండి ప్రతి ఒక్కరు అంతే సార్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో మన గాంధీ హాస్పిటల్ అట్టే ఉంది ఇల్లు కూడా అట్లే ఉంది సార్ నేను చూసినంత వరకు అయితే డబ్బు ఇంతే ఇక हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम के काम ने 2 अलग फ्लाइट से दुबई से आने वाले 2 मुसाफिरीन के कब्जे से 20,45,000 रुपये मालियती 412 ग्राम सोना जब्त किया। जराये के मुताबिक ये दोनों बच्चों के मलबूसात में सोना छुपाकर स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों मुसाफिरीन को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। बेदरवाड़ी बेगम बाजार में इतवार की रात 2 मकामी अफराद के दरमियान झगड़े में बीच बचाव करने वाले 20 साल मुजीब खान की जान चली गई। उन पर चाकुओं से हमला किया गया था जिसके बाद उन्हें शदीद जख्मी हालत में दवाखाने उस्मानिया को मुंतकिल किया गया जहां वो जख्मों से जानबच न हो सके। पुलिस चायनातगंज ने इस वाक़े के सिलसिले में 4 अफराद को हिरासत में भी ले लिया है। मेरा नाम असवद खान है। बस्ती में बस रात में 3 बजे रात को वो बच्चे लड़ लिए थे, छोटे छोटे बच्चे को समझा के जहाँ का वहाँ कर दिए तो उन्हें क्या करा मालूम। हमारी बस्ती में ऐसा नहीं है कुछ भी रॉडिनिज़म। तो चंदन गुट्टे से कुछ गुंडों को बुलाया, बच्चा हमारी बस्ती का एक बच्चा है तो मैं हमारा बुलाए वाले का नाम सोहेल है, शोएब है और एक समद है, एक मुस्तफ़ा है। बस्ती के बच्चे लोग बुला के लाए गुंडों को और उस वजह से हमारा बच्चा दावत खा के आया। मुझे मरहूम दावत खा लेके आ गया, लड़ाई हो रही तो देख के जाके छुड़ाने का उसको चाकुओं से मार दिए पेट में। 2 दिन 3 दिन से हॉस्पिटल में था, आज इंतकाल हो गया उसका। कौन मारे ये चंदन गुट्टे के जो 5-6 रोटी बच्चे आए थे तो किसी का नाम या कुछ शिनाख्त उनका नाम शिकायत नहीं पहचानते हम लोग, पहली बार देखे हम लोगों को। जहाँ पर ये वाक़या हुआ था वहाँ पर कोई CCTV कैमरे वगैरह थे? नहीं उधर रोड पे नहीं है, मेन बड़ी रोड पे, लेकिन जहाँ हुआ ये वहाँ नहीं है CCTV कैमरे। इसकी कंप्लेंट आप करें? हाँ कंप्लेंट करे, केस करे, वो लोग अंदर है। पर हम पुलिस से ये मजम्मत करना चाह रहे कि उनको सख्त से सख्त सज़ा होना। तो कितने बच्चों को अभी पुलिस वाले अरेस्ट करें? 4 बच्चों को अरेस्ट करे, जो मारे वाले उनको 5 जनों को अरेस्ट करे, 2 जने फरार है। आपके बच्चे का नाम क्या है? मुझे क्या 20 साल का था। उत्तर प्रदेश में आने वाले असेंबली चुनाव के पेश नजर रियासत में नए नए प्रोजेक्टों का धड़ाधड़ इफ्तिताह अमल में आ रहा है। वज़ीर नरेंद्र मोदी हफ्ते में कम से कम 1 मरतबा रियासत का दौरा कर रहे हैं। मंगल को ऐसे ही अपने दौरे के दौरान उन्होंने कानपुर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। IIT कानपुर था मोती झील 9 किलोमीटर तवील रूट पर
मेट्रो सर्विस का आगाज अमल में आ गया है। ये प्रोजेक्ट अगरचे के जुमला 32 किलोमीटर तवील है और इस पर 11,000 करोड़ रुपए का खर्च बताया गया है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और मरकजी वजीर शहरी तरक्यात हरदीप सिंह पुरी भी इस मौके पर मौजूद थे। साथियों, यूपी में पहले जिन लोगों ने सरकार चलाई उन्होंने समय की अहमियत कभी नहीं समझी। 21वीं सदी के जिस कालखंड में यूपी को तेज गति से प्रगति करनी थी, उस अमूल्य समय को, उस अहम अवसर को पहले की सरकारों ने गंवा दिया। उनकी प्राथमिकताओं में यूपी का विकास नहीं था, उनकी प्रतिबद्धता यूपी के लोगों के लिए नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, वो बीते कालखंड में समय का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई में भी जुटी है। हम डबल स्पीड से काम कर रहे हैं। आज देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूपी में बन रहा है। आज देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे यूपी में बन रहा है। आज देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यूपी में बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हब भी यूपी होने वाला है। जिस यूपी को कभी अवैध हथियारों वाली गैंग के लिए बदनाम किया गया था, वही उत्तर प्रदेश देश की सुरक्षा के लिए डिफेंस कॉरिडोर बना रहा है। साथियों, इसीलिए यूपी के लोग कह रहे हैं फर्क साफ है। ये फर्क सिर्फ योजनाओं परियोजनाओं का ही नहीं, बल्कि काम करने के तरीके का भी है। डबल इंजन की सरकार जिस काम को शुरू करती है उसे पूरा करने के लिए भी हम दिन रात एक कर देते हैं। कानपुर मेट्रो के निर्माण को ये काम हमारी सरकार में शुरू हुआ और हमारी ही सरकार इसका लोकार्पण भी कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हमारी सरकार ने किया, हमारी ही सरकार ने इसका काम पूरा किया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हमारी सरकार ने किया और उसे पूरा करके जनता को समर्पित करने का काम भी हमने ही किया। मैं आपको ऐसी अनेकों परियोजनाएं गिना सकता हूं, यानी पूरब हो या पश्चिम या फिर हमारा ये क्षेत्र, यूपी में हर परियोजना को समय पर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब योजना समय पर पूरी होती है तो देश के पैसे का सही इस्तेमाल होता है, देश के लोगों को इसका लाभ मिलता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की 137वीं तासीस के मौके पर दिल्ली में पार्टी के दफ्तर में एक तकरीब मुनक्किद हुई। कांग्रेस की ऊपरी सदर सोनिया गांधी ने पार्टी परचम लहराने की रस्म अंजाम देने वाली थी कि पार्टी परचम गिर पड़ा, लेकिन सोनिया गांधी ने उसे अपने हाथों में थाम लिया। इस वाक़े को लेकर सोशल मीडिया में खासकर बीजेपी का आईटी सेल बात का बतंगड़ बनाने के लिए कोशां है।
हमारे प्यारे देशवासियों और कांग्रेस के जंबाज साथियों, आज हम सब 136 साल पुरानी अपनी कांग्रेस का स्थापना दिवस पूरे देश में बड़े व्यापक रूप से मना रहे हैं। कांग्रेस केवल एक राजनीतिक पार्टी का ही नाम नहीं है, बल्कि एक आंदोलन का नाम है। कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई यह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस और उसके तमाम नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, संघर्ष किया, जेलों में कठोर यातनाएं झेली और बहुत से देशभक्तों ने अपने प्राणों तक का बलिदान किया। तब जाकर कहीं हमें आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद हमें जो भारत मिला उसकी कल्पना करना कठिन है, लेकिन हमारे महान नेताओं ने बड़ी सूझबूझ और दृढ़ निश्चय के साथ भारत के नवनिर्माण की एक मजबूत बुनियाद रखी, जिस पर चलकर हमने एक सशक्त भारत खड़ी किया। एक ऐसा भारत जिसमें सभी देशवासियों के अधिकारों और हितों का ध्यान रखा गया। जिन लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी नहीं की, वे इसकी कीमत कभी नहीं समझ सकते। आज भारत की उस मजबूत बुनियाद को कमज़ोर करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इतिहास को झुटलाया जा रहा है। हमारी विरासत गंगा जामुनी संस्कृति को मिटाने की नापाक कोशिश हो रही है। देश का आम नागरिक असुरक्षित और भयभीत महसूस कर रहा है। लोकतंत्र और संविधान को दरकिनार कर तानाशाही चलाई जा रही है। ऐसे वक्त में कांग्रेस चुप नहीं रह सकती। देश की विरासत को किसी को भी नष्ट करने की इजाजत नहीं देगी। आम जन मानस के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश विरोधी, समाज विरोधी साजिशों के खिलाफ हर संघर्ष करेगी, हर कुर्बानी देगी। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर एक एक कांग्रेस जन को यही संकल्प लेना है और कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को कांग्रेस स्थापना दिवस पर और आने वाले नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय कांग्रेस। ओमिक्रॉन की नई सूरत-ए-हाल के चलते दिल्ली हुकूमत ने येलो अलर्ट जारी किया है। कौमी दारुल-ए-हुकूमत में 10 दिन के लिए पीर की रात से 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। इसी दौरान तमाम स्कूलों को ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया है और इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए। सरकारी बसें 50% की गुंजाइश के साथ चला करेंगी। शादी की तकारीब और आखिरी रसूमात में सिर्फ 20 अफराद के हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई है। इसी दौरान दिल्ली के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के साथ एक इजलास में दिल्ली की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 6,358 नए केसेस सामने आए, जबकि इसी मुद्दत में 293 अमवात हुई हैं। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि मुल्क में ओमिक्रॉन के मुतासरीन की तादाद 653 हो चुकी है। उनमें से 186 को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब तक 21 रियासतों में ओमिक्रॉन के मुतासरीन के पाए जाने की इत्तलात मिली है। कल पीर को 10,34,455 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए, जबकि 72,87,547 अफराद ने कोविड-19 वैक्सीन के टीके लिए। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में 16 करोड़ 80 डोजेस दस्तियाब हैं।